H1 समय की गूंज, भूल भुलैया का रहस्य। H3 अध्याय 1 एक अनचाहा सफर। आर्यन के लिए फुर्सत शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं था। दिल्ली के एक नामी समाचार पत्र में खोजी पत्रकार के रूप में काम करते हुए उसने भ्रष्टाचार से लेकर अंडरवर्ल्ड तक के कई राज फाश किए थे। लेकिन इस बार का काम कुछ अलग था। उसके संपादक ने उसे राजस्थान के एक दूर दराज के गांव कुलधरा के पास स्थित एक गुमनाम बस्ती नीमड़ी जाने को कहा था। वहां क्या है सर, कोई स्कैम? आर्यन ने अपना बैग पैक करते हुए पूछा था। संपादक ने चश्मा उतारते हुए कहा, नहीं आर्यन, वहां समय रुक गया है। पिछले 3 महीनों में वहां से जो भी बाहर आया वहां अपनी याददाश्त खो चुका है। पुलिस इसे सामूहिक हिस्टीरिया कह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी कुछ और है। आर्यन ने अपनी पुरानी जीप उठाई और निकल पड़ा। रेगिस्तान की तपती धूप और धूल भरी हवाओं के बीच नीमड़ी का रास्ता किसी अंतहीन भूल भुलैया जैसा लग रहा था। अध्याय 2 नीमड़ी की पहली झलक। जब आर्यन शाम के धुंधलके में नीमड़ी पहुंचा तो उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में इस कदर धंसी थीं जैसे वे पाताल का कोई राज छुपा रही हो। गांव में घुसते ही उसने देखा कि लोग अपने घरों के बाहर चुपचाप बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था। सबकी निगाहें शून्य में टिकी थीं। आर्यन ने एक बुजुर्ग के पास जाकर पूछा, बाबा, यहां कोई धर्मशाला या रुकने की जगह मिलेगी? बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, या शायद डर। एक जर्जर हवेली की ओर इशारा किया और बिना कुछ बोले वापस अपनी धुन में खो गए। अध्याय 3 हवेली का रहस्य। वो हवेली किसी जमाने में वहां के ठाकुर की रही होगी। अब वहां धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। आर्यन ने अपना सामान एक कमरे में रखा। खिड़की से बाहर चांद की रोशनी रेगिस्तान को चांदी जैसा बना रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, टिक 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 टिक। ये किसी पुरानी घड़ी की आवाज थी। आर्यन चौंक गया। इस वीरान हवेली में घड़ी कहां से आई? वह आवाज का पीछा करते हुए हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां उतरते समय उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। जून की गर्मी में भी उसे अपनी सांसों की भाप दिखाई दे रही थी। तहखाने के बीचों बीच एक विशालकाय पेंडुलम वाली घड़ी रखी थी। वह घड़ी सामान्य नहीं थी। उसके डायल पर अंक नहीं, बल्कि कुछ प्राचीन प्रतीक बने थे। घड़ी का पेंडुलम रुक रुक कर चल रहा था, और हर बार जब वो हिलता, हवेली की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगती। अध्याय 4 पहली मुठभेड़। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पीछे से एक भारी आवाज आई। आर्यन झटके से मुड़ा। वहां एक युवती खड़ी थी। उसने राजस्थानी लिबास पहना था, लेकिन उसकी बातचीत में एक आधुनिकता थी। मैं आर्यन हूं, पत्रकार। और आप? मेरा नाम मीरा है। मैं यहां की सच्चाई जानने आई थी, ठीक तुम्हारी तरह। लेकिन अब मैं यहां फंस गई हूं, उसने उदासी से कहा। मीरा ने बताया कि नीमड़ी गांव एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। यहां के लोग हर रात एक ही घटना को बार बार जीते हैं, और सुबह होने पर वे सब भूल जाते हैं। जो लोग गांव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग का वह हिस्सा जो यादों को सहेजता है, इस घड़ी की तरंगों की वजह से नष्ट हो जाता है। अध्याय 5 घड़ी की हकीकत। आर्यन को मीरा की बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। मीरा, एक घड़ी पूरे गांव को कैसे नियंत्रित कर सकती है? मीरा उसे घड़ी के पास ले गई। यह साधारण घड़ी नहीं है आर्यन, इसे काल यंत्र कहते हैं। इसे 18वीं सदी के एक तांत्रिक और खगोल शास्त्री ने बनाया था।
उसका मानना था कि वह समय को वश में कर सकता है, लेकिन प्रयोग गलत हो गया और ये घड़ी समय को सोखने लगी। जैसे ही मीरा ने यह कहा, हवेली कांपने लगी। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। आर्यन ने देखा कि उसकी कलाई घड़ी की सुइयां पागलों की तरह पीछे की ओर घूमने लगी थीं। अध्याय 6 अतीत की परछाइयां। जैसे ही आर्यन ने उस विशाल घड़ी के पेंडुलम को छूने की कोशिश की, एक तेज नीली रोशनी ने पूरे तहखाने को भर दिया। शोर इतना तेज था जैसे हजारों ट्रेनें एक साथ उसके कान के पास से गुजर रही हों। जब आर्यन ने आंखें खोली तो मंजर बदल चुका था। हवेली अब जर्जर नहीं थी। दीवारें ताजे चूने और रंगों से चमक रही थी। झूमरों में मोमबत्तियां जल रही थीं और बाहर से घोड़ों के दापों की आवाज आ रही थी। मीरा, आर्यन ने चिल्लाकर पुकारा। मैं यहां हूं। मीरा एक खंभे के पीछे से निकली। उसके कपड़े अब बदल चुके थे। वो किसी रियासत की राजकुमारी जैसी लग रही थी। आर्यन, हम पीछे आ गए हैं। ये 1890 का नीमड़ी है। तभी सीढ़ियों से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति हाथ में पीतल की एक छड़ी लिए नीचे आ रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। वो मार्तंड शास्त्री था। वो खगोल शास्त्री जिसने ये यंत्र बनाया था। मार्तंड ने उन्हें देखा, लेकिन वो हैरान नहीं हुआ। तो भविष्य से मेहमान आए हैं। काल यंत्र ने अपना काम शुरू कर दिया है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। आप ये क्या कर रहे हैं शास्त्री जी? आपकी इस मशीन ने आने वाले समय में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लोग अपनी याददाश्त खो रहे हैं। वे एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं। मार्तंड हंसा, एक डरावनी और गूंजती हुई हंसी। बर्बाद? मैंने तो उन्हें अमरता दी है। मृत्यु क्या है? सिर्फ समय का खत्म हो जाना। अगर मैं समय को एक घेरे में बांध दूं तो कोई कभी मरेगा ही नहीं। नीमड़ी हमेशा जीवित रहेगा। आर्यन को समझ आया कि जिसे शास्त्री वरदान समझ रहा था वह असल में एक शाप था। वह एक ऐसा पिंजरा था जिसमें आत्माएं कैद थीं। अध्याय 8 काल चक्र की दरार। मीरा ने आर्यन के कान में फुसफुसाया, हमें उस मुख्य स्प्रिंग को तोड़ना होगा जो इस यंत्र के केंद्र में है। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो शायद हम कभी वापस अपने समय में न जा पाए। आर्यन के पास सोचने का समय नहीं था। अचानक हवेली के पहरेदार वहां आ थमके। मार्तंड ने इशारा किया, इन्हें कैद कर लो। ये मेरे प्रयोग में बाधा डाल रहे हैं। एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ। आर्यन ने अपनी पत्रकारिता के दिनों में सीखी गई आत्मरक्षा की तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने एक मशाल उठाई और उसे यंत्र की ओर फेंका, लेकिन यंत्र के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच था। अध्याय 9 सत्य का खुलासा। संघर्ष के बीच मार्तंड की छड़ी मीरा को लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही आर्यन उसे उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि मीरा का हाथ धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। मीरा, ये क्या हो रहा है? आर्यन घबरा गया। मीरा की आंखों में आंसू थे। आर्यन, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। मैं भविष्य से आई कोई शोधकर्ता नहीं हूं। मैं मार्तंड की बेटी हूं। 1890 में आज ही के दिन मेरी मृत्यु होनी थी और मेरे पिता ने मुझे बचाने के लिए इस समय को रोक दिया। मैं पिछले 150 सालों से इस चक्र में फंसी हुई हूं। आर्यन सन्न रह गया। जिसे वो अपनी साथी समझ रहा था वो दरअसल एक समय की छाया थी। अध्याय 10 बलिदान का निर्णय। मार्तंड चिल्लाया, नहीं, अगर यह यंत्र रुका तो मीरा गायब हो जाएगी। क्या तुम इसे मारना चाहते हो आर्यन? आर्यन धर्म संकट में था। एक तरफ एक मासूम लड़की की अस्तित्व की रक्षा थी और दूसरी तरफ भविष्य के हजारों निर्दोष लोग जिन्हें इस मानसिक गुलामी से आजाद करना था। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। आर्यन, यह जीवन नहीं है। यह एक अंतहीन दुष्स्वप्न है।
मुझे जाने दो, मुझे शांति चाहिए, इस यंत्र को नष्ट कर दो। आर्यन ने भारी मन से मार्तंड की छड़ी उठाई और उसे यंत्र के सबसे संवेदनशील हिस्से क्रोनोस क्रिस्टल पर दे मारा। अध्याय 11। शून्य का सन्नाटा। जैसे ही क्रोनोस क्रिस्टल टूटा, एक भयानक गूंज उठी। यह ध्वनि कानों को फाड़ने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे पूरी कायनात एक साथ सिसक रही हो। आर्यन ने देखा कि मार्तंड शास्त्री का चेहरा धूल की तरह बिखरने लगा। मीरा की आकृति धुंधली होकर हवा में विलीन होने लगी। शुक्रिया आर्यन, उसके आखिरी शब्द थे। फिर सब कुछ काला हो गया। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ से गिर रहा हो, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा था, वो समय के भीतर गिर रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने अपने बचपन की तस्वीरें, अपने माता पिता की आवाजें और अपने भविष्य की धुंधली झलकियां दिखाई देने लगी। अध्याय 12। बदला हुआ वर्तमान। जब आर्यन की आंख खुली तो वो उसी हवेली के तहखाने में था, लेकिन कुछ बदल गया था। तहखाना धूल भरा नहीं था। वहां बिजली की रोशनी थी और ऊपर से किसी आधुनिक संगीत की आवाज आ रही थी। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वो हैरान रह गया। नीमरी अब कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं था। वहां ऊंची इमारतें थीं, सड़कों पर चमचमाती गाड़ियां दौड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी मशीनी गूंज थी। उसने पास के एक अखबार के स्टैंड से पेपर उठाया। तारीख वही थी, साल भी वही था, लेकिन सुर्खियां अलग थी। सम्राट मार्तंड द्वितीय का 10वां राज्याभिषेक समारोह। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। इतिहास बदल चुका था। मार्तंड शास्त्री मरा नहीं था, बल्कि उसने उस यंत्र की शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर कब्जा कर लिया था। अब समय का रक्षक ही समय का भक्षक बन गया था। अध्याय 13। प्रतिरोध की आवाज। आर्यन को जल्द ही एहसास हुआ कि वो इस नई दुनिया में एक विदेशी था। उसके पास इस दुनिया के पहचान पत्र नहीं थे। उसे गलियों में भटकते हुए एक गुप्त समूह मिला जो समय के बागियों के नाम से जाना जाता था। उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि मीरा जैसी दिखने वाली एक महिला थी। वो मीरा की ही वंशज थी, ईशानी। हमें पता था कि कोई न कोई उस तरफ से आएगा, ईशानी ने गंभीर स्वर में कहा। जब तुमने 1890 में यंत्र तोड़ा तो तुमने एक नया टाइमलाइन बना दिया। मार्तंड ने खुद को एक देवता के रूप में स्थापित कर लिया है। वो लोगों की यादों को कंट्रोल करता है ताकि कोई उसके खिलाफ विद्रोह न कर सके। अध्याय 14। मिशन द ओरिजिन। ईशानी और आर्यन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें मार्तंड के मुख्य महल काल दुर्ग में घुसना था। वहां एक दूसरा यंत्र था जो पूरी दुनिया के समय को नियंत्रित कर रहा था। अगर हम इसे नष्ट करते हैं तो क्या होगा? आर्यन ने पूछा। वही होगा जो प्रकृति चाहती है, ने जवाब दिया। हो सकता है यह दुनिया मिट जाए और वह पुरानी दुनिया वापस आ जाए जहां तुम एक पत्रकार थे और मैं शायद पैदा भी न हुई होती। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। सच्चाई के लिए कोई भी कीमत कम है। अध्याय 15। काल दुर्ग में घुसपैठ। महल की सुरक्षा अभेद्य थी। लेजर बीम, ड्रोन और समय को धीमा करने वाले सुरक्षा कवच। लेकिन आर्यन के पास एक फायदा था। उसके पास पुराने यंत्र का एक टुकड़ा था जो उसे समय की गति से अलग रख सकता था। वे तहखानों और गुप्त रास्तों से होते हुए मुख्य कक्ष तक पहुंचे। वहां मार्तंड बैठा था। वह अब एक इंसान कम और मशीन ज्यादा लग रहा था। उसके शरीर के आधे हिस्से में गियर्स और तार लगे थे। तुम फिर आ रहे? मार्तंड की आवाज अब डिजिटल थी। तुमने मेरा पिछला खिलौना तोड़ा, अब तुम मेरा साम्राज्य तोड़ना चाहते हो। समय मेरा गुलाम है, आर्यन। अध्याय 16। अंतिम युद्ध। मार्तंड ने एक बटन दबाया और कमरे के भीतर समय की गति 10 गुना तेज हो गई।
आर्यन को लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है। उसके बाल सफेद होने लगे, खाल लटकने लगी। ईशानी घुटनों के बल गिर पड़ी। रुको! आर्यन चिल्लाया। उसने अपनी जेब से वो क्रिस्टल का टुकड़ा निकाला और उसे अपने हाथ में दबा लिया। उस टुकड़े की ऊर्जा ने उसे सुरक्षा दी। उसने मार्तंड की ओर छलांग लगाई। संघर्ष शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और ऊर्जा का था। आर्यन ने वो टुकड़ा मार्तंड के सीने में लगे हार्ट कोर में धमसा दिया। एक भयानक धमाका हुआ। पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। अध्याय 17 अंत या आरंभ। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। वो दिल्ली के अपने ऑफिस के कैबिन में था। बाहर बारिश हो रही थी। उसके सामने वही संपादक बैठे थे। आर्यन, कहाँ खो गए? मैंने पूछा कि नीमड़ी जाने की तैयारी हो गई। संपादक ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। आर्यन का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या वो सब एक सपना था? उसने अपने हाथ की ओर देखा। वहां एक गहरा निशान था, जैसे किसी क्रिस्टल ने उसे काट दिया हो। उसने फाइल खोली। उसमें नीमड़ी गांव की तस्वीरें थी। गांव वीरान था, उजाड़ था, लेकिन एक तस्वीर में गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक युवती खड़ी थी, जो बिल्कुल मीरा जैसी दिख रही थी। उसने अपना कैमरा उठाया और संपादक की ओर देखकर मुस्कुराया। सर, मैं बस निकल ही रहा हूं। इस बार कहानी सिर्फ कागजों पर नहीं, समय के पन्नों पर लिखी जाएगी।